चाइना का जो ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन मैंने किताब में दिया है, 70 साल में चाइना विल हैव 50% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। WTO एक को आगे बढ़ाएगा, दूसरे को नहीं बढ़ाएगा, तो तब तक एक पीसफुल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड नहीं आएगी, जिसको आना जरूरी है। हम आज बात कर रहे हैं कि हम सब कश्मीरियों को वापस ले जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि हमने 370 खत्म कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं कि 35A खत्म कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। तो हमारी जो गवर्नमेंट हो गई, मेरी समझ में, कर्टसी दैट कश्मीर एक्सोडस ऐसी हो गई जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कलर बदल दिया। और इसीलिए आपको मालूम है 2G स्कैम हुआ, कोल स्कैम हुआ, ये स्कैम हुआ, वो स्कैम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डूब गए क्रोनी कैपिटलिज्म में, तो हमारी ग्रोथ नहीं हुई। हाय, आई एम प्रदीप बैजल एंड यू आर वॉचिंग डिफेंसिव ऑफेंस। देखिए, अगर हम आपको शुरू से बताएं तो समझने में बहुत आसानी होगी कि ये ग्रोथ होती कैसे है, ग्रोथ क्या है। सदी 1 से लेकर 1860 तक दुनिया में कोई ग्रोथ नहीं हुई, किसी भी कंट्री में कोई ग्रोथ नहीं हुई, सब आराम से चल रहे थे। 1860 में पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उससे सारी दुनिया बदल गई। एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, एक कई जगह कॉलोनीज बन गई, जैसे इंडिया भी कॉलोनी बन गई, चाइना में भी अटैक्स हो गए, लूट शुरू हो गई। तो 1800 से दुनिया बदल गई। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टीम का आया इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में और उन्होंने लूट भी शुरू कर दी कॉलोनीज की। उसका नतीजा ये हुआ कि करीब 1800 से लेके 1920 तक, करीब 120 साल में उनकी जो जीडीपी थी वो दुनिया की जीडीपी की 1% के बजाय 5% हो गई। 5 गुना 120 साल में उनकी जीडीपी बढ़ गई। उसके बाद सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया मेनली अमेरिका में। उनकी जीडीपी करीब 1850-1900 में उनकी जीडीपी थी दुनिया की 5%। उनकी जीडीपी बढ़ के 25-30% हो गई, उनका करीब 5 गुना जंप आ गया। 1950 में फिर तीसरा रेवोल्यूशन आया। लेकिन उसके पहले की बात हम थोड़ी सी समझ लें। ये जब ये जीडीपी बढ़ी तो उसके पहले 1830 में भारत की और चीन की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 50% होती थी। 50% होती थी। यानी यहां पर दोनों में, चीन में और इंडिया में, सब इनपुट्स थे जीडीपी के लिए, और ये क्या होती थी? 50%। लेकिन 1970 में यही दो देशों की जीडीपी हो गई 5%। यानी इंग्लैंड की जीडीपी 5 गुना बढ़ी, यूएस की जीडीपी 5 गुना बढ़ी, और इंडिया और चीन की जीडीपी 50% से 5% आ गई। क्यों? एक तो लूट खूब हुई दोनों देशों में, और दूसरा इन दोनों देशों में कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो सिर्फ इंग्लैंड और आसपास के देशों में हुआ। दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका में हुआ, जो फोर्ड मोटर ने वो कार बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगाई थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हम पीछे चले गए। 1950 में फिर तीसरा फर्क आ गया। उसको भी हम समझ लें कि 1950 में क्या फर्क आया। दोनों देश आजाद हो गए। उनका 1949 था, हमारा 47 था। दोनों देश आजाद हो गए तो अपनी पॉलिसी बनाए, हमारी लूट बंद हो गई। और तीसरी बात यह हुई कि जो तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, और पहला और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो वो टेक्नोलॉजी वहीं की वहीं रही। यानी पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंग्लैंड के इंग्लैंड में ही रही और वो बढ़ गया।
सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अमेरिका में ही वो टेक्नोलॉजी रही कार बनाने की फैक्ट्री की, और वो देश बढ़ गया। ये टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में नहीं गई। तीसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो था कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन। कम्युनिकेशन के रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि सारे देश एक तो वायर या वायरलेस से जुड़ गए, और दूसरा उसका मतलब ये कि सारी टेक्नोलॉजी वायर या वायरलेस पे थी। तो बड़ा मुश्किल था कि इन टेक्नोलॉजीज को जहां पे इनका आविष्कार हुआ था वहीं पे उनको रोक लिया जाए। नहीं रुकी, वो आ गई। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया कि सारे देश ये समझने लगे कि दूसरे देश में भी अगर टेक्नोलॉजी जाती है तो हमें फायदा होगा। तो ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया। तो एक तो कनेक्ट हो गए सब, और एक ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी सारे देशों में चली गई, चाइना में भी चली गई, इंडिया में भी चली गई। तो जो इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का फायदा हुआ वो केवल वेस्ट को नहीं हुआ, वो ईस्ट को भी हुआ, और भारी फायदा हुआ। एक चौथी डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो गई 1950 के ही आसपास कि रूस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। सैटेलाइट वगैरह रूस के चले गए, अमेरिका का नहीं गया। तो अमेरिका वाले नर्वस हो गए कि भाई ये कैसे होगा, ये तो बढ़ रहा है रूस। तो उन्होंने रूस को दबाने के तरीके निकालने शुरू किए। दो तरीके निकाले। पहला कि चीन को आगे बढ़ाओ, तो वो रशिया को मारेगा, क्योंकि अंदर अंदर चीन और रशिया का बहुत ईगो प्रॉब्लम है। दूसरा, उन्होंने रशिया के लीडर्स को भी ब्रेन वॉश करना शुरू किया कि भाई डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है। तो दो लीडर थे, येल्टसिन और गोर्बाचोव। आपको याद होगा, येल्टसिन रेड स्क्वायर पे एक टैंक के ऊपर चढ़ के हाथ हिलाती हुए जाते थे कि हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस लाएंगे। गोर्बाचोव भी यही करते थे। तो ये सब होने की वजह से जब गोर्बाचोव रशिया को मार्केट इकोनॉमी की तरफ ले गए तो कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर पड़ गई। कमजोर कम्युनिस्ट पार्टी पड़ने की वजह से रशिया टूट गया। आपको याद होगा, रशिया खुद ही 19 देशों में टूट गया, और फिर सारा ईस्टर्न यूरोप जिसपे कि उनका वर्चस्व था वो भी टूट गए। तो द फेमस रशियन एम्पायर केम टू एन एंड। किसी जमाने में डेंग ने कहा कि गोर्बाचोव वॉज एन इडियट, ही डिस्ट्रॉयड ए रशियन एम्पायर। अब दूसरी तरफ जाते हैं। 1950 में जब भारतवर्ष और चीन इंडिपेंडेंट हुए तो दोनों ने अपने प्लान बनाने शुरू किए। आपको याद होगा, भारतवर्ष ने बनाया पहला प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा प्लान। रशिया ने भी प्लान बनाना शुरू किया। माओ सेतुंग बहुत ज्यादा एम्बिशियस आदमी था। उसने जो प्लान बनाया 100 इयर्स मैराथन, उसने ये कहा कि भाई अब हमने अपना देश पे कब्जा कर लिया है और हमारी गवर्नमेंट आ गई है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि 100 साल में हम अमेरिका को पछाड़ दें। तो वो उन्होंने प्लान करना शुरू किया। भारतवर्ष, मैंने बताया पहला प्लान, दूसरा प्लान रूस के गाइडेंस में। नतीजा ये माओ बहुत एम्बिशियस थे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी नहीं सुनेगा उसको भी हम ठीक कर देंगे। तो उन्होंने रेड गार्ड्स, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तरह तरह की चीजें शुरू की। उसका असर ये हुआ कि रशिया की इकोनॉमी बैठ गई, वहां माफ करिएगा, चाइना की इकोनॉमी बैठ गई। चाइना के यहाँ एक बड़ा भारी 2 फेमिन्स भी हो गए, और चीन का देश में भुखमरी हो गई। तो माओ ने सोचा बीजिंग में बैठे हुए कि क्या किया जाए। तो उसने कहा एक ही तरीका है कि अमेरिका के पास चला जाए, जीडीपी उनकी सबसे ज्यादा है, उनसे समझा जाए कि जीडीपी कैसे बढ़ाई जाए। तो उन्होंने लोगों को भेजा। तो अमेरिका ने कहा हम चीन से बात नहीं करेंगे, तो बहुत खतरनाक देश है। तो उन्होंने उनसे बात करने के लिए मना कर दिया। लेकिन माओ
प्रतिभाशाली था। उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं अमेरिकन को कन्विंस करता हूं कि अगर वो हमसे पार्टनरशिप करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि उन्हें ज़्यादा फायदा होगा अमेरिका को। तो उन्होंने कई उनके मित्र थे, डी गॉल थे, एंड्रॉयड थे, उनके कई दुनिया में मित्र थे। उनको कहा कि भाई निक्सन को जाके समझाओ, और ली कुआं यू सिंगापुर वाले, कि निक्सन को जाके समझाओ कि अगर तुम हमसे पार्टनरशिप करोगे और हमको तुम अमेरिकन ब्लॉक में ले लोगे तो तुम्हारे जो कॉरपोरेट सब स्टैग्नेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट छोटा है, तो उनको बहुत भारी मार्केट मिल जाएगा। इसको करने के लिए ली ने एक आर्टिकल लिखा, एक फॉरेन अफेयर्स उनकी मैगजीन है, आज भी उनकी मुख्य मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ही है, अमेरिका की सरकारी मैगजीन। तो निक्सन ने उस मैगजीन में अपने नाम से वो आर्टिकल छाप दिया कि कैसे फायदा होगा कि अगर अमेरिका चीन से मिल जाए। ये आर्टिकल उन्होंने 1967 में छापा। 1968 में वो चुनाव जीत गए और प्रेसिडेंट हो गए। जब वो प्रेसिडेंट हो गए तो वहां पे ये समझने जाने लगा कि ये तो ऑफिशियल आर्टिकल है। ऑफिशियल आर्टिकल कुछ नहीं था, वो ली से लिया था, छाप दिया था उन्होंने। लेकिन कुछ कुछ उनको भी समझ में आने लगा कि शायद फायदा हो जाए। एम्बिशियस निक्सन बहुत थे, और उन्होंने सब लोगों को कहा कि इसको कोशिश करना चाहिए और हमें बड़ा भारी मार्केट मिलेगा। अमेरिकन कंपनियां जो थी, एमएनसी, उन्होंने भी सोचा कि भाई एकदम हमको मार्केट मिल जाएगा, वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हमें मार्केट मिल जाएगा। तो सब ये सोचने लगे कि ऐसे किया जाए। चीन में भी लोगों को मालूम हुआ कि ऐसा हो रहा है कि हमारा देश जो है वो अमेरिका से जुड़ने वाला है। तो चीन में रिवोल्ट हो गया। जब चीन में रिवोल्ट हुआ तो माओ ने सोचा कि क्या किया जाए। तो जैसा कि इन देशों में होता है, सभी देशों में, कि जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली और जो सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स के फेवर में आदमी था, उसका नाम था डेंग ज़ियाओपिंग। उन्होंने डेंग ज़ियाओपिंग को जेल में भेज दिया। उनको मारा, उनकी फैमिली को मारा, उनके भाई को तो मार ही दिया। उनका लड़का आज भी व्हील चेयर पे चलता है, उसके पैर तोड़ दिए। और डेंग ज़ियाओपिंग अपनी फैमिली के साथ 2 साल तक जेल में रहे। कब? 1974 से 1976 तक, या 73 से 75 तक। इस बीच में माओ मर गए। जब माओ मर गए तो गैंग ऑफ 4 आ गया, आपको याद होगा, उनकी बीवी के, और वो बहुत अनपॉपुलर हो गया और चीन उनके हाथों से निकलने लगा। क्योंकि चीन में बहुत सारी कल्चर्स हैं, बहुत सारे प्रांत हैं, वो उनके हाथों से निकलने लगा। जब वो उनके हाथों से निकलने लगा तो वहाँ की आर्मी, जो उनके पॉलिट ब्यूरो का वो भी हिस्सा रहती है, चीन को पॉलिट ब्यूरो चलाता है। पॉलिट ब्यूरो सब पे कंट्रोल करता है, पार्टी पे, गवर्नमेंट पे, सब पे कंट्रोल करता है। तो उनके पॉलिट ब्यूरो में जो आर्मी के जनरल्स थे, उन्होंने कहा ये देश तो बिखर जाएगा, क्या किया जाए, डेंग को ले आइए, डेंग है बड़ा ब्राइट। तो एक दिन सडनली डेंग महाशय प्रेसिडेंट हो गए। तो जो जेल में चला गया था वो प्रेसिडेंट हो गया। जब वो प्रेसिडेंट हो गए तो उन्होंने अमेरिकन पॉलिसीज और सबको फॉलो करना शुरू किया। लेकिन डेंग का दिमाग बहुत तेज था, वो गोर्बाचोव की तरह नहीं था। उसने ये समझा कि अगर चीन में मैं वो करूंगा जो गोर्बाचोव ने रशिया में किया था तो मेरा देश भी टूट जाएगा। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अगर कमजोर हो गई तो देश को कंट्रोल कौन करेगा? केवल प्रेसिडेंट थोड़ी कंट्रोल करता है, हर शहर में, हर गांव में कोई ना कोई बंदा करता है कंट्रोल। तो उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा, और वो गए अमेरिकन के पास कि भाई साहब हमको अनुमति दीजिए कि कुछ अरसे तक हम अपनी पार्टी भी जिंदा रखें और आप हमको ये मत कहिए कि हम डेमोक्रेसी लाएं। तो ये तय हुआ 1980 के करीब कि ठीक है, आप अपना पैटर्न ऑफ ग्रोथ करिए और कुछ सालों में हम डेमोक्रेसी ले आएंगे और ये कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म कर देंगे। इन सब कदमों की वजह से
चीन ग्रो करना शुरू किया। और चीन में उन्होंने कहा था हम आपको मार्केट दे देंगे आपके कॉरपोरेशंस के लिए, लेकिन डेंग बहुत तेज था, उसने मार्केट नहीं दिए। उसने कहा कि आप अपनी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ लगाइए और हम आपको सुविधाएं देंगे, हम आपको सस्ता लेबर देंगे। तो अमेरिकन ने फैक्ट्रियां लगाई बहुत ज़्यादा चीन में। जब फैक्ट्रियां लगा दी उन्हें तो उसके दो नतीजे हुए। एक तो उन फैक्ट्रीज में बड़ा डिसिप्लिन्ड लेबर था, बहुत सस्ता, और दूसरा मार्केट तो था ही, लेकिन इन्होंने सारी दुनिया का मार्केट कैप्चर कर लिया। और ये फैक्ट्रियां इतनी तेज हो गईं, चीन की फैक्ट्रियां, कि अमेरिका में भी फैक्ट्रियां बंद हो गईं, पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां बंद हो गई। आपको याद होगा भारतवर्ष में भी कई एरियाज में फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा माल आता था 10 रुपए का, उनका आता था 1.5 रुपए का। तो सारा मार्केट जो है चीन ने कर लिया। तो बेसिकली डेंग ने एक जूडो ट्रिक प्ले की, कहा कुछ था और कर कुछ दिया, और जूडो ट्रिक पता भी नहीं चला अमेरिका वालों को कि क्या हो रहा है। कॉर्पोरेट्स तो खुश थे, उनको प्रॉफिट अमेरिका में मिले या चीन में मैन्युफैक्चर करने में मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको तो प्रॉफिट हो रहा था। इसके बाद अगला पहलू आया, जब फिक्र शुरू हो गई अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को कि जो फैक्ट्रियां लगी चीन में, उनमें जो टेक्नोलॉजी थी अमेरिकन की, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उसको चाइनीज ने चोरी करना शुरू कर दिया और अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। आपको मालूम है, जैसे फेसबुक लाए थे वो अमेरिकन वहाँ पे, उन्होंने अपना कोई वहाँ पे नेटवर्क कर दिया। वो अपोलो नहीं, ये एप्पल का फ़ोन लाए थे, कंप्यूटर लाए थे, उन्होंने अपना फैक्ट्रियां शुरू कर दी। इस बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। चीनियों ने देखा कि भाई हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष जो है वो तो हमसे आगे चल रहा है। कहाँ चल रहा है ये समझ लीजिए थोड़ा। उन्होंने कहा भारतवर्ष तो हमसे आगे चल रहा है। और कहाँ चल रहा था भारतवर्ष उनसे आगे? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। किसमें? आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर वगैरह में आगे चल रहा था, सॉफ्टवेयर में। और दूसरा ये टेलीफोन टेक्नोलॉजी में आगे चल रहा है। तो एक उनका कोई प्रेसिडेंट आया और उसने प्रधानमंत्री को कहा कि साहब मैं चाहता हूं कि कुछ आपकी कंपनियां मैं चाइना ले जाऊं। तो जो उन्होंने अमेरिकन के साथ किया था वो इंडिया की कंपनीज भी चाइना में ले गए। नारायण मूर्ति को तो शायद अपने प्लेन में बैठा के ले गए थे वहाँ के चीन डेंग। एक ही हमारे पवार साहब हैं NIIT के, उनको भी ले गए थे। इन लोगों ने चीन में फैक्ट्रियां लगा दी, बहुत खुश हुए कि हमारा प्रोडक्शन 100 यूनिट से 1000 यूनिट हो गया, क्योंकि चाइना में फैक्ट्री लगा दी, बहुत प्रॉफिट हुआ उनको। लेकिन बाद में उनको चाइनीज का बिजनेस सेंस समझ में आया। चाइनीज ने इन लोगों की फैक्ट्रियां धीरे धीरे दरकिनार करनी शुरू की और अपनी फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ले गए थे। नारायण मूर्ति से इन्फोसिस की टेक्नोलॉजी चली गई, NIIT से ये ट्रेनिंग की सारी टेक्नोलॉजी चली गई, और उन्होंने इन कंपनियों का प्रॉफिट बहुत कम कर दिया और इनके कंपेटिटर्स खड़े कर दिए वहां पर। तो इसमें भी चले गए। अब इसमें दो चीजें आती हैं कि भाई तीसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ऐसा क्यों हुआ कि चीन बहुत आगे बढ़ गया। अब उसको हम सब जरा समझना शुरू करें। आईटी में और टेलीकॉम में तो इंडिया आगे था। इंडिया आगे क्यों था? क्योंकि समहाउ इंडियंस का कुछ दिमाग इस एरिया में ज़्यादा चलता है। आपको याद होगा कि जो सॉफ्टवेयर कंपनियां थीं वो इंडिया में सबसे आगे थी, क्योंकि इंडियन लड़कों के दिमाग उनका डिजिटल है। आज भी देख लीजिए कितने लोग हैं, वो नडेला है माइक्रोसॉफ्ट में, वो सुंदर पिचाई है, और मैं जोड़ता चला जाऊंगा तो वहाँ के ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल कंपनी के चीफ इंडियंस हैं।
तो इंडियंस का क्या एडवांटेज है कि इंडियंस में डिजिटल अकल बहुत ज्यादा है। तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में केवल डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे काम हुआ और उस काम से इंडिया की डिजिटल इनकम बहुत बढ़ गई। जैसे आईटी कंपनियां हमारी बहुत बड़ी हो गई। हमारी जो मोबाइल कंपनियां हैं उनमें भी जब सही रेगुलेशन आ गया तो वहां भी, जैसे कि हमारे फोन हुआ करते थे 10 मिलियन, जब ट्राई ने कुछ नियम बदल दिए तो हो गए 1000 मिलियन और टैरिफ बहुत ज्यादा गिर गया। तो आईटी में और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में इंडियन ज्यादा रहे, लेकिन जो बाकी इलाके थे उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। चीनियों ने बहुत कर लिया क्योंकि वो उनका तो हाथ पकड़े हुए था अमेरिका। अमेरिका सोच रहा था कि हम इनको ऊपर ले जाएंगे और चाइनीज जो हैं वो रशिया को मार देंगे, लेकिन चाइनीज ने दूसरी जूडो ट्रिक प्ले की। उन्होंने रशिया को नहीं मारा, उन्होंने अमेरिका को ही मार दिया उनके फैक्ट्रियों में से टेक्नोलॉजी चोरी करके। और दूसरा, इस सब को करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि चीन के बढ़ने के पहले रशिया तो खत्म हो गया था। तो उनको चीन का जो उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक रीजन से कोलैबोरेशन किया था उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि उनके जो कॉरपोरेट से उनको प्रॉफिट बन रहा था और ये सोच रहे थे हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन चीनियों को ये कंट्रोल नहीं कर पाए और लगातार और हर साल चीन जो है वो आगे बढ़ता गया। एक और उन्होंने बड़ा भारी डिसेप्शन किया चाइनीज ने। उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे डेमोक्रेसी भी लाएंगे, वो तो नहीं लाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत धीमी हो रही है। क्या किया डेंग ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारी एफडीआई आया उसको अमेरिका से और सारी दुनिया से, उसको उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। नतीजा ये हुआ कि बहुत सालों तक कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो ये सब किस्सा कहानी डेंग साहब का 1980 में शुरू हो गया, लेकिन 2000 तक कोई ग्रोथ नहीं आई, थोड़ी ग्रोथ आई। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब हमारी किताब में लिखी हुई हैं। मैंने सारे टेबल्स दी हैं और सारे सोर्सेज बताए हैं इस जो मैं जानकारी दे रहा हूं उसकी। जब 2000 में आपको याद होगा एक ब्रिक्स रिपोर्ट बनी। ब्रिक्स रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स ने वो रिपोर्ट लिखी और उसने कहा कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना बराबरी पर है। तो हम 2005 में जाएं, 2005 में भी इंडिया और चाइना लगभग बराबर हैं। इंडिया और चाइना पूरी तरह बराबर थे 1990 में। डेंग की ग्रोथ की टैक्टिक शुरू हो गई थी 1990 के पहले, लेकिन उसने ज्यादा ग्रोथ होने नहीं दी। तो ही यूज डिसेप्शन, लोगों को बेवकूफ बनाना। और दुनिया ने भी सोचा कि ऐसे ही है, तभी ब्रिक्स रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया एंड चाइना आर इन द सेम बॉलपार्क फिगर एंड डेवलपिंग ग्रेजुअली। 2005 में चीनियों ने देखा कि भाई अब तो हम बहुत ताकतवर हो गए, अब तो हम बहुत रिच हो गए। तो उन्होंने फिर जो ग्रोथ थी वो दिखाना शुरू की। उन्होंने ऐसी फैक्ट्रियां जिनमें कि प्रॉफिट जल्दी आए वो लगाना शुरू की। और अगर आप इंडिया और चाइना का ग्रोथ कर्व देखें तो इंडिया और चाइना में दूरी थी 1.8। 2005 में दूरी थी 1.8, यानी इंडिया 1 था, चाइना 1.8 था। और वही दूरी 10 साल में 2015 तक वही दूरी 1:5 हो गई, यानी 5 गुना चीन इंडिया से बढ़ गया। इंडिया मैंने आपको बताया कि हमारी अकल बहुत थी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन तीसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं गई थी, एम्बेडेड नहीं हुई थी। अब ये उसमें एम्बेड होने लगी। तो हमारा जो ग्रोथ था इंडिया का, वो तीसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ। और हम तीसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान वो जो 5% में हम पहुंच गए थे, जिसमें कि भारतवर्ष 2% में था, मैंने आपको बताया 1970 में, तो वो 2% हो गया 7.5%। लेकिन जो चीन था 3%, जो चीन था 3%, वो 2015 में 15% हो गया दुनिया की जीडीपी का। तो वहां पर कुछ ही सालों में, देखिए पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 100 साल चला, और उसमें मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड बढ़ गया 5 गुना। अमेरिका में दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 100 साल चला और वो बढ़ गया 5 गुना। लेकिन यहाँ चीन तो 2005 और 2015 के अंदर वो, यानी कि कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये उनकी फर्क स्ट्रेटेजी थी जो हमने नहीं अपनाई। हम रिफॉर्म्स के दौरान हमने ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को जोड़ दिया, और प्राइवेट सेक्टर को पैसा दिया, और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया। और हम लोग, जो भारतवर्ष की रूलिंग पार्टी थी, वो फंस गई क्रोनी कैपिटलिज्म में। क्रोनी कैपिटलिज्म होता है कि मैं मंत्री हूं, आप कंपनी वाले हैं, मैं आपको सहूलियतें दूंगा, आप मुझे पैसा देंगे। तो ये बहुत जोर शोर से होने लगा, और इसीलिए आपको मालूम है 2G स्कैम हुआ, कोल स्कैम हुआ, ये स्कैम हुआ, वो स्कैम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डूब गए क्रोनी कैपिटलिज्म में, तो हमारी ग्रोथ नहीं हुई। तो ये, और जो मुख्य बात देखने की है कि अनलाइक फर्स्ट एंड सेकेंड रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन ने थर्ड वर्ल्ड को मदद की। यानी वो जो फोर्सेस थी, जो मैंने 1830 तक भारतवर्ष और चीन की फोर्सेस थी, वो बढ़ी, लेकिन चीन 5 गुना भारतवर्ष से ज्यादा बढ़ गया। देखिए, जो 2G स्कैम हुआ था, उस पर तो मैंने 2 किताबें लिखी हैं और बहुत आर्टिकल्स भी लिखे हैं, क्योंकि हमने वो सारे रेगुलेशंस किए थे जिनकी मदद लेके क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया 2005 से, और जो स्पेक्ट्रम था वो सस्ते दामों पे बेचे जाने लगा। उसके पहले हमने, यानी उस वक्त एनडीए की सरकार ने जब शुरू में आया था स्पेक्ट्रम, तो सस्ते दामों पे अलॉट किया था, और कुछ उसमें दाम मार्केट में डिस्कवर भी किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसी पर, यूपीए की गवर्नमेंट ने उसी रेट पर, जो कि 2000 में डिस्कवर हुआ था, उसी रेट पर उन्होंने 2010 में स्पेक्ट्रम बेचना शुरू कर दिया। तो उस पर सीएजी ने कहा कि 1,76,000 करोड़ का नुकसान हो गया। 122 लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए। चाइना कुछ वजहों से बढ़ा। पहला, किस्मत उनकी अच्छी थी, इस वजह से वो बढ़ा। ये कई चीजें वहां पे हुई जो उनकी किस्मत अच्छी थी, समय अच्छा था। दूसरा, उन्होंने जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इवॉल्व किया, वो अच्छा था। तो इसकी वजह से, और उन्होंने वेस्टर्न नेशंस को खूब, ठीक लफ्ज नहीं होगा, खूब बेवकूफ भी बनाया। तो उन एट देयर कॉस्ट वो बढ़ गए। आज हालत ये है कि चाइना और यूएसए की पर कैपिटा जीडीपी बराबर है। तो अमेरिका चाइना से बहुत घबरा गया है।
7 यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन के बाद उन्होंने चाइना से सहयोग किया। बल्कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट थे एशले टेलिस, जो कि इंडिया में एम्बेसडर होने वाले थे, उन्होंने बेंगलुरु में आके एक लेक्चर भी दिया कि चाइना अब इतना बड़ा हो गया है कि हम उसको कंटेन नहीं कर सकते, हाथ जोड़ के उनकी हमें पॉलिसीज बदलवानी पड़ेंगी कि उनकी पॉलिसीज बाकी देशों को प्रभावित न करें। अब ऐसा कहीं होता है? फिर वो जब बुश साहब आए तो उन्होंने एशले टेलिस को एम्बेसडर नहीं बनाया। ये समझ में बुश साहब के आया, माफ करिएगा, बुश नहीं, ट्रंप, ये समझ ट्रंप साहब को आया कि एट द एक्सपेंस ऑफ अमेरिका चाइना इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, इट इज कमिटिंग थेफ्ट्स, और उन थेफ्ट से वो और मजबूत हो रहा है। एक उन्होंने और बारीकी का काम किया चीनियों ने, जब उन्होंने मदद देनी शुरू की डेंग को, तो उन्होंने कहा जी हमें आप WTO का मेंबर बनवा दीजिए। तो ये उन्होंने दरखास्त दी 1998 वगैरह में WTO का मेंबर बनने के लिए। और अमेरिका का तो सारी दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और अमेरिका ने 2001 में उनको WTO का मेंबर बना दिया। रूस ने भी दरखास्त दी, रूस ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गया था, तो वो ज़्यादा एलिजिबल था WTO का मेंबर बनने के लिए, लेकिन उसको मेंबर बनाया 2012 में, नहीं बनने दिया। तो WTO के अंदर 1 बिलियन वर्कर ज़्यादा आ गए, तो उन्होंने बाकी WTO के क्षेत्रों का सत्यानाश कर दिया, और चीन की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई। तो कई तरीके उन्होंने इस्तेमाल किए चीन के लोगों ने डिसेप्शन, एक उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, और एक टेक्नोलॉजी का सही फायदा, क्योंकि जैसे कि आप 2G लीजिए, 3G लीजिए, 4G लीजिए, इस टेक्नोलॉजी से मान लीजिए बिजनेस हमारी पॉपुलेशन के रेशियो में कुछ हमारी बिजनेस हो सकती है, कुछ उनकी बिजनेस हो सकती है। तो एक तो उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो उन्होंने वही तार वायरलेस पर ज़्यादा कर लिया। 2003 में जब मैंने ट्राई में ज्वाइन किया था, तो हमारे 10 मिलियन मोबाइल थे, आज हमारे 1000 मिलियन मोबाइल हैं। हम 0.2 मिलियन मोबाइल हर महीने जोड़ते थे, फिर हम 2 मिलियन मोबाइल जोड़ने लगे, फिर 4 जोड़ने लगे, फिर 6 जोड़ने लगे। जब हमारा जो मोबाइल सेक्टर था वो बहुत अच्छी कंपनियों के हाथ में चला गया और फॉरेन कैपिटल बहुत आ गया। हालत ये हुआ कि एक सेक्टर जो 90% गवर्नमेंट होता था, वो 10 सालों में 90% प्राइवेट हो गया। तो पहले तो बड़ी तरक्की हुई, बड़ी तेजी से हम भगे, लेकिन फिर क्रोनी कैपिटलिज्म उसमें आ गया, और आपने सब 2G के बारे में सारा सुना हुआ है। तो इन सब डेवलपमेंट्स की वजह से चीन बढ़ता गया। हम उनके पीछे लगे रहे तीसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, लेकिन मैंने आपको कहा कि सिर्फ 1-2 सेक्टर में, IT और वो, बाकी सेक्टर में तो नहीं, क्योंकि वहाँ ये कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन पहुँचा ही नहीं था। और दूसरा कि हमने जो 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 नेटवर्क्स वगैरह डेवलप किए वो चाइना में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से डेवलप हुए। लेकिन 2004 में जब हमने नियम बदल दिए और हम 0.2 मिलियन मोबाइल से 2 से 6, 6 से 10 और 10 से 20 मिलियन मोबाइल जोड़ने लगे, तो चीन को बड़ी फिक्र हुई कि ये हमारा पुअर कज़न इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है। पहले मैंने आपको बताया था कि उनको बड़ी फिक्र हुई थी IT में, तो वो इनको नारायण मूर्ति वगैरह को ले गए थे चाइना, और फिर उन्हें फिक्र हुई इसमें, तो उन्होंने बहुत सारी मीटिंगें करनी शुरू की, हमें बुलाना शुरू किया, उन्होंने आना शुरू किया, हमारे दफ्तर में बैठे रहते थे कि आपने कर कैसे दिया ये। हमने कर कैसे दिया, बहुत सिंपल सी बात थी कि जो हमने अमेरिका और इंग्लैंड के रेगुलेशंस थे वो उनके दफ्तरों में बैठ के वही रेगुलेशन यहाँ लगा दिए,
हमारे मंत्री बहुत प्रगतिशील आदमी थे, अरुण शौरी, और हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत सपोर्ट करते थे हमको, तो ये बढ़ गए। लेकिन जब चीन वालों ने हमें बार बार बुलाना शुरू किया और वो इंडिया में आना शुरू किया और स्टडी करना शुरू किया इन सेक्टर्स को, तो मुझको ये लगा कि भाई आई ओ इट टू दी कंट्री कि मैं, जिन्होंने ये सारे रिफॉर्म सेक्टर्स में काम किया है, मैं चीन में कैसे फायदा हुआ उसको पढ़ूं। मेरी किस्मत है कि हम बहुत सारे रिफॉर्म कोर्सेज में इंग्लैंड, अमेरिका, जापान गए थे और करीब पिछले 30-40 साल से रिफॉर्म डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लोग रिफॉर्म डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि सबको मालूम था कि इसमें बाद में बहुत पिटाई होती है। एक इटालियन फिलोसोफर था, उसने कहा था कि जो भी आदमी रिफॉर्म सेक्टर में काम करेगा उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। तो लोग जाना नहीं चाहते थे। हमें जाने में अच्छा लगता था। अच्छा इसलिए लगता था कि भाई बढ़ रहा है, कोई काम करने का मौका लग रहा है, तो वो सब बात की। नतीजा ये हुआ कि वो जो इटालियन फिलोसोफर था उसी की बात सही आई और मुझे बड़ा तकलीफ हुई कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया था हमारी समझ में, लेकिन हमारे खिलाफ बहुत सारी इंक्वायरी हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट भी रिफॉर्म सेक्टर था, उसमें भी बहुत सारी इंक्वायरी हो गई और मैं बड़ा दुखी हुआ। लेकिन बाद में मैंने देखा कि डेंग, जो कि जिसने चाइना को 0 से 100 कर दिया, उसकी भी बहुत सारी इंक्वायरी हुई। मैंने आपको बताया कि उसके प्रेसिडेंट ज्वाइन करने के पहले उसको जेल में बंद कर दिया था, ऑलमोस्ट मार दिया था उसको। और जब सारी डेवलपमेंट हो गई तो वहाँ टाइनमेन स्क्वायर का किस्सा हो गया और टाइनमेन स्क्वायर में 30,000 लोग मर गए। पहले उन्होंने कहा कि 200 लोग मरे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे मालूम पड़ गया सारे देश को। तो उनकी 32वीं बटालियन, 34वीं बटालियन और 36वीं बटालियन रिवोल्ट कर गई चाइना की कि आपने तो चीनियों को मार दिया। क्यों मार दिया? डेंग ने ये सोचा कि अगर ये डेमोक्रेसी बढ़ाने वाला आंदोलन बढ़ गया चीन में तो हमारी वही हाल होगी जो कि रशिया का हुआ था, तो इसको दबाना चाहिए। लेकिन वहां पे 10 साल का प्रेसिडेंट का रूल होता था, तो उसका रूल 1978 में हुआ है, उसका रूल 1987 में खत्म हो गया। तो पॉलिट ब्यूरो को बहुत चिंता हुई कि अब कंट्रोल कौन करेगा। तो उन्होंने जो प्रधानमंत्री थे डेंग वहां पे, उनको 1987 के बाद डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, इक्विवेलेंट पोस्ट पे बना दिया। तो इसने, डेंग ने फिर पूरा ये जो वहां पर हुआ टाइनमेन स्क्वायर में, उसको दबाने की प्लानिंग की और दबा दिया। शायद 29 जून को उन्होंने इसको दबा दिया। लेकिन लोग 30,000 मर गए। जब टैंक्स गए तो कंट्रोल तो हुआ नहीं, 30,000 लोग मर गए। उसके बाद ये हुआ 1989 में। 1989 के बाद इनकी प्रगति बहुत हुई, तो उसमें सब वो खो गया। धीरे धीरे डेंग भी मर गए और जी आ गए, तो वो बात खत्म हो गई। तो ये एक किस्मत की बात थी कि उनके यहाँ ये हो गया। और उसके लिए पॉलिट ब्यूरो ने एक समय ये तय किया कि डेंग को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। यानी इतना बड़ा आदमी जिसने रिफॉर्म्स के थ्रू इतने चेंजेस कर दिए थे, उसको भी उन्होंने कहा कि इसको मार दिया जाए। वही माकियावेली रूल, जो इटली का फिलोसोफर था, माकियावेली रूल लग गया कि उसको मार दिया जाए। तो जो भी आदमी कुछ परिवर्तन लाता है उसको बहुत खतरे हो जाते हैं। अब ये परिवर्तन तो हो गया, लेकिन अब चाइना जो है वो खतरा बन गया है अमेरिका के लिए, और अमेरिका बहुत कीन है कि उस खतरे को कम किया जाए। अगर ख़त्म ना किया जाए तो कम किया जाए, और अमेरिका उसके लिए बहुत काम कर रहा है।
जब हमारे ट्रंप आए तो उन्होंने वो कहना शुरू किया जोर जोर से कि हम इनके टैरिफ बदल देंगे, हम इनके टैरिफ कंसेशंस खत्म कर देंगे। और 1916 में वो प्रेसिडेंट साहब आए और उन्होंने स्टडी किया और 2016 में आए और 2020 में पिछले हफ्ते उन्होंने उनके टैरिफ कंसेशंस खत्म किए। लेकिन ये जो उन्होंने टैरिफ कंसेशंस खत्म किए हैं उसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। उनमें ये देखने वाला है कि वो जो टैरिफ कंसेशंस हैं उसमें अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ है और दस्तखत किया है चीन ने। इसका मतलब है कि अभी चीन इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो समझे कि मैं अमेरिका को दबोच सकता हूँ। सब वो आंखें दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि जब तक हम चाइना को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये तो दुनिया जो है बाइपोलर हो जाएगी, चीन और अमेरिका, और बाकी देश की वैल्यू सारी ख़त्म हो जाएगी। तो जब वैल्यू ख़त्म होगी, आज की तारीख में ये दोनों देश की जीडीपी मिलकर यूएसए और चाइना की 50% की तरफ जा रही है। चाइना का जो ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन मैंने किताब में दिया है, 70 साल में चाइना विल हैव 50% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। आज तो है इन दोनों देश को मिला के ये हो गई है जो इंडिया और चाइना की होती थी 1830 में। तो जब तक कि डेवलपमेंट जो है चारों तरफ एक तरीके की नहीं होगी और डेमोक्रेटिक नहीं होगी और रूल बाउंड नहीं चलेंगे और ये चोरी नहीं होगी टेक्नोलॉजीज की, WTO एक को आगे बढ़ाएगा दूसरे को नहीं बढ़ाएगा, तो तब तक एक पीसफुल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड नहीं आएगी जिसको आना ज़रूरी है। तो और इंडिया तो पेरिफेरल प्लेयर हो जाएगा अगर सारी जो जीडीपी है वो अमेरिका और चाइना ने कंट्रोल कर ली। देखिए सबसे मुख्य सवाल मेरी समझ में यही है कि क्या किया जाए। तो मैंने आपको कहा था शुरू में कि किस्मत थी चाइना की कि वो ऐसे परिप्रेक्ष्य में आ गए कि वो बढ़ गए, अकल भी लगाई लेकिन ऐसे परिप्रेक्ष्य में आ गए कि एकदम बढ़ गए। अमेरिका ने उनको बहुत ज़्यादा मदद की, उसके बहुत सारे मैंने कारण बताए, अच्छे कारण बुरे कारण सब थे। इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया, बन गए। अमेरिका भी कभी ग्रोथ हुआ और मैंने जैसा आज कहा कि आज की तारीख में दोनों देश मिलकर 50% की तरफ जा रहे हैं वर्ल्ड जीडीपी का। तो मेरी समझ में अब वो जो प्रोविडेंस, किस्मत जो प्रोविडेंस से चीन बढ़ा था, अब वो प्रोविडेंस भारत की तरफ आ गई है। क्यों आ गई है, कैसे आ गई है? पहली बात कि हमारी गवर्नमेंट अब स्ट्रांग गवर्नमेंट हो गई है। वो जो वीक गवर्नमेंट थी यूपीए के टाइम पे कि जो चाहे जो कर ले, वो अब नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि टाइननमेन स्क्वायर के बाद बहुत तेजी से वो बढ़े क्योंकि सारी जो जनता थी डर गई, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होने लगा, जुल्म हुए, वो सब लोग भूल गए क्योंकि इनकम तो बढ़ गई। इंडिया में वो नहीं हुआ। इंडिया में क्या हुआ वो भी हम समझ लें थोड़ा। 1990 में ये हुआ टाइननमेन स्क्वायर मैसेकर। 1990 में ही कश्मीर में हिंदू एक्सोडस हो गया। जब हिंदू एक्सोडस हो गया कश्मीर में, तो यहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हिंदुओं की, उसने ये सोचा कि भाई ये जो हमारी गवर्नमेंट है यूपीए की, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, उसमें तो हम मारे जाएंगे। क्योंकि सारा इनिशिएटिव हिंदू एक्सोडस के टाइम फ्रिंज एलिमेंट्स इन कश्मीर को मिल गया, सारा इनिशिएटिव उनके हाथ में चला गया और उनके हाथ से पाकिस्तान में फ्रिंज एलिमेंट्स के हाथ में चला गया, तो टेररिज्म बढ़ गया। उन्होंने कहा ये तो डरपोक लोग हैं, मारो इनको। हमने तो 4 लाख लोगों को निकाल दिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारी देश की साइक थी वो उस सेकुलर साइक से, नेचुरली उस सेकुलर साइक से के खिलाफ हो गई। तो जिसने भी ये किया हिंदू एक्सोडस
एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी दूसरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, उससे बहुत फायदा हो गया मेरी समझ में इंडिया को, क्योंकि पहली बार हमारी साइक ऐसी हो गई जो कि बाद में चेंज इन पॉलिटिकल गवर्नमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो गई कि उस साइक में हम लड़ने लगे। हम आज बात कर रहे हैं कि हम सब कश्मीरियों को वापस ले जाएंगे, आज हम बात कर रहे हैं कि हमने 370 खत्म कर दिया, आज हम बात कर रहे हैं कि 35A खत्म कर दिया, आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। तो हमारी जो गवर्नमेंट हो गई मेरी समझ में, कर्टसी दैट कश्मीर एक्सोडस ऐसी हो गई जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कलर बदल दिया और वो इस तरफ चली गई। इंडिया के इलेक्टोरेट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सारी दुनिया जानती है कि बहुत ज्यादा अक्लमंद है, चाहे गांव में, चाहे शहर में, चाहे पढ़े लिखे, चाहे बेसमझ के। लेकिन जब से ये टीवी वगैरह बहुत हो गया है, सबको समझ बराबर आ गई है हर चीज के बारे में। तो कश्मीर एक्सोडस की वजह से इंडिया की पॉलिटिक्स बदल गई और अब ऐसी पॉलिटिक्स आ गई कि हम डट के रहेंगे और हम लड़ेंगे। कश्मीर में इमेजिन करिए, जरा सा स्टेट पिछले 70 साल से टेम्पररी प्रोविजंस होने की वजह से आधी से ज्यादा फौज हमारी कश्मीर में रहती है, इतना हम मैसिव खर्चा करते हैं और हमें क्या मिलता है कि हिंदू एक्सोडस हो गया वहां पर, कि वहां पे रोज मारकाट होती है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए उसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूं कि प्रोविडेंस हमारी तरफ आ गया। एक और प्रोविडेंस का मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है राहुल पाल, कहीं यूरोप में है, उसने अभी एक आर्टिकल लिखा, मेरी किताब में मैंने उसको रिप्लेस किया है। उसने ये कहा कि देखिए, इंडिया में जो प्रेजेंट सरकार ने स्कीम लाई है जैम, जैम में जे से हुआ जनधन, ए से हुआ आधार और एम से हुआ मोबाइल, ये जो जिसको इंडियन गवर्नमेंट लाया है और इन सबको ज्वाइन किया है और एक बड़ा भारी प्लेटफॉर्म बनाया है, ऐसा रेवोल्यूशन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। ये यहां पर होना शुरू हो गया है। तो ये हमारे प्रोविडेंस। तीसरा प्रोविडेंस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने बताया था कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन था। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है कि मशीन से मशीन बात कर सकती है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारा जो रेवोल्यूशन आ गया ऊबर वगैरह का, वो भी 4G टेलीफोन्स की वजह से है। वो भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भाग है कि जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो नॉन कम्युनिकेशन एरियाज में भी प्रवेश कर गई है, एम्बेड कर गई है वहां पे। तो अब जो फायदा है थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीरियड में उससे बहुत ज्यादा होगा। और पहले तो एक्सचेंज के फोन्स आते थे, अब तो सारे फोन्स जो हैं वो होते जा रहे हैं डिजिटल, और हम आवाज नहीं ट्रांसफर करते हैं वायर पर, वो सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं, वो वापस आवाज में बदल जाते हैं। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत तेजी से फर्क शुरू कर दिए हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कम्युनिकेशन यानी वायर और वायरलेस के बाहर भी वो चला गया है। फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यही प्लेटफॉर्म, यही वायर और वायरलेस का प्लेटफॉर्म, ये ह्यूमन बॉडी पे भी चला जाएगा। तो फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, अच्छा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ये रोबोट्स आ गए हैं। रोबोट से क्या फायदा है? देखिए, मारुति की फैक्ट्री चले जाइए, वहां 70% रोबोट है। उससे क्या नतीजा हुआ है कि जो स्पीड ऑफ मेकिंग कार्स है वो बदल ही नहीं सकती है, क्योंकि 70% तो रोबोट आगे बढ़ाता है ना काम करके। वही जो टेक्नोलॉजी सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अमेरिका में, अब आदमी नहीं है वहां रोबोट लग गया है मारुति फैक्ट्री में। और उसका, अच्छा, कैसे लग गया? क्योंकि जो उसका प्रोडक्शन था वो 10 से 100 हो गया मारुति का, तो इसलिए उन्होंने निकाला नहीं लोगों को, वो एक्स्ट्रा जो थे वो रोबोट ले आए। तो रोबोट से उनका प्रोडक्शन जो है बहुत बढ़ गया, उनके प्रॉफिट्स बहुत बढ़ गए। एक रोबोट के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज और है कि रोबोट का दाम
बांग्लादेश और अमेरिका में बराबर है। तो आज ये भी शुरू हो गया है कि वो जो फैक्ट्रियां अमेरिका से चीन गई थी या बाकी देशों में गई थी, अब वो वापस जाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि दोनों जगह सबसे चीपेस्ट लेबर रोबोट है, कर्टसी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो अब ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भारतीय के दिमाग में ये सारी टेक्नोलॉजी भरी हुई है। वही उसने सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन किया था, जिसको हम आईटी रेवोल्यूशन करते हैं। आज उसने एल्गोरिथम्स का रेवोल्यूशन कर दिया है। एल्गोरिथम्स का मतलब कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो 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 फॉर्मूले लिखे जाते हैं वो इंडिया में सबसे ज्यादा लिखे जा रहे हैं। तो भारतवर्ष की किस्मत है कि आज की तारीख में अगर हम ऐसा न करें जो कि यूपीए के टाइम में हुआ था, तो इंडिया बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और इसीलिए आप रोज देख रहे हैं कि अमेरिका को भी यही आशा है कि हो सकता है कि हम इंडिया से ज्यादा सहयोग बढ़ा सकें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, वो बता के मैं खत्म करूंगा कि जब ये मीटिंग हुई इनकी चाओ और माओ की निक्सन के साथ, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक बहुत कागजात हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने डीक्लासिफाई कर दिए, उसी वक्त किए जब मैंने किताब लिखनी शुरू की। तो मैंने वो सारे कागज पढ़े जाके, और उनके पढ़ने पे मैंने ये पाया कि वो जो मीटिंग हुई थी हमारी 1972 में, उसमें बातचीत के दौरान निक्सन ने कहा किसी संदर्भ में कि इंदिरा गांधी वॉज अ विच, या कोई कहते हैं बिच, कोई कहते हैं विच, कहा। तो जब ये कहा तो चाउ एन लाई बहुत जोर जोर से हंसने लगे। मतलब ये कि अमेरिकन्स के दिमाग में मिसेस गांधी के प्रति लव नहीं था, घृणा थी। घृणा क्यों थी? क्योंकि मिसेस गांधी ने बांग्लादेश वॉर में अमेरिकन्स को हरा दिया था। कैसे हरा दिया था आपको याद है? कि उनकी 7th फ्लीट आई थी पाकिस्तान की मदद करने के लिए, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने रूस से एग्रीमेंट करके उनके शिप्स बुला लिए थे यहां पर, तो अमेरिकन्स को भागना पड़ा था। तो ये उनके दिमाग में था, निक्सन साहब के दिमाग में, कि मुझे बेइज्जत किया गया था। तो उन्होंने कहा कि वहां पे 2 ओपिनियन थी अमेरिका में कि किसका मार्केट लिया जाए, चीन का मार्केट या इंडिया का मार्केट। दोनों मार्केट की संख्या बराबर थी, हमारी पॉपुलेशन बराबर है, हमारे यहां डेमोक्रेसी भी थी, तो दे वर कंफर्टेबल। लेकिन सिर्फ निक्सन भारतवर्ष के खिलाफ था। और क्यों खिलाफ था? क्योंकि बांग्लादेश वॉर में उसकी पिटाई हुई थी निक्सन की। तो मैंने आपसे कहा ना कि चीन का ये 5 गुना विकास क्यों हुआ? मैंने आपसे कहा कि वो विकास हुआ उनकी किस्मत की वजह से, और उनकी किस्मत बहुत साल चली, अब उनकी किस्मत काफी चल चुकी है, और टाइम आ गया है कि हम भी अपनी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं उनको एनकैश करना शुरू करें।